टाइम पीरियड हमने फाइंड किया, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हमने फाइंड किया 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। और यहां से ऐसा लगता है, और है भी, कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लार्जर द लेंथ लार्जर द टाइम पीरियड। हम क्लासरूम में अगर होते तो ये सिंपल पेंडुलम मैं आपको बना के चला के दिखाता वहां सब कुछ, कि लार्जर द लेंथ लार्जर द टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या अप्लाई है? कंडीशन अप्लाई है कि ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक कि लेंथ इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर लार्ज लेंथ ले ली जाए, अगर बड़ा सा पेंडुलम ले लिया जाए, बहुत लंबी लेंथ ले ली जाए, मतलब किलोमीटर्स में ले ली जाए, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब हम फाइंड करते हैं सीधे सीधे फाइंड करते हैं क्या? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी लंबाई लेंथ बिल्कुल इनफाइनाइट हो। जब लेंथ अगर इनफाइनाइट है, लेंथ इक्वल्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी, इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ी, रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ी। तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जब लेंथ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का कोई वजूद ही नहीं है, इस फॉर्मूले का कोई मीनिंग ही नहीं है। कब? जबकि लेंथ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, और यहां तो हम लेंथ कह रहे हैं इन्फिनिटी। तो अब ये फॉर्मूला तो काम में आ नहीं रहा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे ड्राइव करेंगे इसे देखिए। सिंपल सी डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। अच्छा, इससे पहले कुछ थोड़ी सी बात हम और करते हैं। कुछ थोड़ी सी बात फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले कुछ और बात करते हैं। देखना जरा ध्यान से। ये मेरा एक यहाँ ले लूंगा बिल्कुल नीचे, कैमरा फ्रेम के बिल्कुल नीचे। ये मेरी दो पोजीशन है, ए और बी। दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच में ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की। ये पोजीशन है ए और बी, और बीच में मीन पोजीशन, ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखना जरा ध्यान से। मैंने लेंथ ली यहां तक की, रिजिड सपोर्ट मैंने यहां लिया, करेक्ट। दिस इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। अगर मैं रिजिड सपोर्ट यहां ले लूं, रिजिड सपोर्ट में यहां ले लूं यहां, तो फिर क्या होगा देखना जरा ध्यान से। फिर मुझे लेंथ लंबी लेनी पड़ेगी, और अब आपका ये एंगल बनेगा। मुझे लेंथ थोड़ी और बड़ी लेनी है, मुझे लेंथ थोड़ी और बड़ी लेनी, यहां तक की लेंथ लेनी है मुझे। यहां मैंने रिजिड सपोर्ट लगाया, तो लेंथ मुझे और भी ज्यादा लेनी है। दिस इज द पॉइंट ऑफ रिजिड सपोर्ट। सस्पेंशन पॉइंट हो गया ये। सस्पेंशन पॉइंट से ए और बी को मैं ज्वाइन करूंगा, ए, और ये मैंने ज्वाइन किया बी। अब भी बड़ा हो गया लाइन ये। तो अब आप देखना जरा ध्यान से, ये थीटा क्या क्या हो रहा है ये। मैं कहूँ थीटा 1, ये कहूँ थीटा 2, ये कहूँ थीटा 3। तो आप सीधी सीधी बात देखिए कि जैसे 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 आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ती जा रही है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का एंगल आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। थीटा 1 था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। अगर ये लेंथ अगर ये लेंथ बढ़ती जा रही है, अगर ये लेंथ मैं ले लूं, कितनी ले लूं? इन्फिनिटी ले लूं, तो फिर देखना जरा ध्यान से, फिर क्या होगा? फिर उस कंडीशन में ये वाला एंगल जीरो हो जाएगा। जो थीटा एंगल है, थीटा विल टेंड्स टू जीरो।
और जब थीटा ये 0 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, या 0 ही हो गया समझो, तो फिर अब जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो जाएगी स्ट्रिंग, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या जाएगी, ये एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। मतलब क्या होगा, आपका ए एस विल बी पैरेलल टू बी एस। जब ये आप बहुत बड़ा लंबी लेंथ ले लेंगे, कोई रेल की पटरियों की तरह हो गया ना भाई, ये तो यहाँ मिल गए थे, पास मिल गए थे, और दूर मिले, और दूर मिले, और ये कहीं मिल ही नहीं रहे, इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, रेल की पटरियों की तरह जो रेल्स बिछी हुई है ट्रेन के लिए, उनकी तरह पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ए एस विल बी पैरेलल टू बी एस। ठीक है। अब इसी फैक्ट का हम यूज करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की पेंडुलम की टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। एक दूसरा डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमने अर्थ की रेडियस भी कंसिडर करनी है। ये मैंने कर्वेचर ऑफ अर्थ ड्रॉ किया, कर्वेचर ऑफ अर्थ ड्रॉ किया है। ये मैं पॉइंट ले रहा हूं मीन पोजीशन बॉब की, अपने पेंडुलम की, और यहां से ये मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर ऑफ अर्थ तक। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये आपके पेंडुलम की मीन पोजीशन है। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है। जब ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इस स्प्रिंग का टेंशन और जो अर्थ फोर्स लगाती है टूवर्ड्स इस सेंटर, ये दोनों mg और टेंशन एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। एग्जैक्टली मुझसे अपोजिट नहीं बन पाया थोड़ा सा मेरा, एग्जैक्टली यहाँ अपोजिट किया हुआ। तो नेट फोर्स इस पर कितनी होगी, इस बॉब के ऊपर नेट फोर्स होगी बिल्कुल 0। अब उसके बाद आपने क्या काम किया, इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां तक आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। अभी भी मैंने जो कर्वेचर है थोड़ा ज्यादा घुमा ली बनाने के लिए, वरना कर्वेचर इतनी नहीं है ये। जो अर्थ की कर्वेचर है वो बहुत हल्की सी कर्वेचर है। यहाँ तक ऐसे कर्वेचर है अर्थ की, घर अर्थ का जो घुमाव है वो ये हल्का सा घुमाव है। डिस्प्लेसमेंट हमने दिया कितना, थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ तो इसकी इंफिनिटी है। तो अब आपके बॉब की जो नई पोजीशन होगी, वो ये डॉटेड पोजीशन बना रहा हूं, दिस इज द न्यू पोजीशन। ये ओ है, ये आपका हो गया ए। ठीक है। अब इस पर फोर्स कहाँ काम कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज द फोर्स mg। mg always act towards the center of the earth, whatever be the position, whatever be the ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है। अर्थ की फोर्स तो हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये mg है। ठीक है। यहां बना आपका क्या, टेंशन। टेंशन तो सस्पेंशन की तरफ कोई काम करेगा। अब ये दोनों mg और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहे। अब ये mg और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहे। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर से हम mg को रिजोल्व करने वाले हैं। फिर से mg को हम रिजोल्व करने वाले हैं। एक कंपोनेंट तो ये बना mg का, जो एग्जैक्टली अपोजिट टू टेंशन है, और दूसरा कंपोनेंट ये बन गया mg का, जो O की तरफ काम कर रहा है। इन तीनों को मिलाने के बाद बनना चाहिए ओरिजिनल कंपनी वाला परफेक्ट बढ़िया वाला रेक्टेंगल, बिकॉज दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। करेक्ट। देखना जरा ध्यान से, ये एंगल मैं ले रहा हूं थीटा। आप दूसरा भी ले सकते हैं, उससे भी हल हो जाएगा, लेकिन इससे जल्दी से हल हो जाएगी समस्या। तो ये कंपोनेंट जो एंगल के साथ बना हुआ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट। तो दिस इज mg, दिस इज mg। मैं एक बार और mg यहां लिख दूं। ये ए से सेंटर की तरफ जो जा रहा है सीधा सीधा एरो, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग mg। ठीक है। तो ये ओ की तरफ जाने वाला mg का वो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के साथ में एंगल बना हुआ है, दिस कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट। तो ये बन गया आपका mg cos थीटा। और दूसरा वाला क्या बना, mg sin थीटा।
एम जी साइन थीटा और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट पड़ रहे हैं, इन्होंने तो एक दूसरे को कर दिया बैलेंस। देखिए ध्यान से, कितनी यहाँ कंडीशन पलट गई। जो सिंपल पेंडुलम था उसमें रिस्टोरिंग फोर्स थी एम जी साइन थीटा, और कॉस कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ था टेंशन को। लेकिन यहाँ इस बार एम जी कॉस थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और एम जी साइन थीटा ने टेंशन को बैलेंस किया है। कितना आपने डिस्प्लेस किया था इसे, ओ से ए तक कितना आपने डिस्प्लेस किया था, इसे डिस्प्लेस किया था आपने वाई। ओ से ए तक आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया था वाई। वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहां देखिएगा जरा ध्यान से, एम जी कॉस थीटा एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वापस बॉडी को ए से ओ की तरफ लाने की कोशिश में है। यहां आपका टेंशन किसके इक्वल हो गया, टेंशन इक्वल हो गया एम जी साइन थीटा इन कंडीशन ए कंडीशन ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए। और रिस्टोरिंग फोर्स आपका क्या बचा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन बना, रिस्टोरिंग फोर्स आपका बना माइनस एम जी कॉस थीटा। अब ये माइनस क्यों लगा दिया, वही पहले वाले की तरह से, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है ये ओ से ए की तरफ को, डिस्प्लेसमेंट आपने दिया ओ से ए, लेकिन फोर्स कहाँ काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है ए से ओ की तरफ काम कर रही है, तो इसलिए हमने फोर्स पर में क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया। ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। एक्सिलेरेशन कितना होगा बोलिए, एक्सिलेरेशन कितना है, फोर्स अपॉन मास। तो सिंपली एक्सिलेरेशन ए इक्वल्स कितना निकल कर आया, ए इक्वल्स निकल कर आया आपका माइनस जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू देखो जरा क्या बनती है। यहां देखिए आप, ट्राइंगल है हमारा ओ सी ओ ए, सी ओ ए ट्राइंगल है पूरा का पूरा। सी ओ ए ट्राइंगल में एंगल ओ 90 डिग्री है, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ओ ए एंगल ओ इक्वल्स 90 डिग्री। तो अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, देखना जरा ध्यान से। थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी, ए ओ, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से आपको कॉस थीटा मिलता है क्या, कॉस थीटा आपको मिलता है एडजेसेंट साइड ए ओ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें ए ओ तो आपके पास हैगा सीधा सीधा वाई, लेकिन अब ए सी को क्या लिखेंगे, देख बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब आप ए से ओ से ए पर लाए अपने बॉब को, बॉब को जब आप लाए कहां से कहां लाए, ओ से ए पर लाए, तो भी आप अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए, आप वहीं के वहीं अर्थ सरफेस पर ही हैं। अर्थ के कर्वेचर के कारण, अर्थ का कर्वेचर बहुत कम है, हल्का सा है। तो अगर आपका पॉइंट ओ अर्थ सरफेस पर है, तो पॉइंट ए भी बहुत ऊपर नहीं है अर्थ सरफेस के, जरा और सा ऊपर होगा, 2-4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन पूरी रेडियस में 2-4 सेंटीमीटर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ रहा। तो इसका सीधा मतलब है कि एसी किसके इक्वल है, एसी आपकी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। एसी किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें एक्सिलरेशन में, एक्सिलरेशन हो जाता है कितना, एक्सिलरेशन ए हो जाता है आपका माइनस जी कॉस थीटा की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की वाई बाय आर ई। फिर इस फॉर्मूले में जी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, हेंस मोशन ऑफ बॉब इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बॉब का जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन होते ही क्या कह देंगे आप, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखिए, जो मैं करता हूं ये डेरिवेशन, मेरे करने का तरीका मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बुक्स में इस तरीके से नहीं किया हुआ। वहां कई सारी बुक में एक चीज लिखी हुई, उसे वो कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर।
स्प्रिंग फैक्टर और कुछ ऐसा कुछ और लिखा हुआ, कुछ फैक्टर वैक्टर कुछ लिखा हुआ। अब पता नहीं क्या समझ में कैसे करते हैं वो। हम तो सिंपल सी बात है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन है जो हमने रेफरेंस सर्किल से निकाला था। ये हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन आ रहा है जो हमने बॉब से निकाला है, बॉब की कंडीशन से निकाला है। दोनों ही तो एक्सेलरेशन है, उसी बॉडी के तो एक्सेलरेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस जी वाई बाय आर ई। दोनों ही एक्सेलरेशन है, दोनों ही एक ही बॉडी के एक्सेलरेशन है। तो हम वो स्प्रिंग फैक्टर, ये फैक्टर वो क्यों लाई कराएं, फालतू की बात है। अब क्या बचा आपका, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स वाई बाय आर ई। और हाँ प्लीज एक बात और ध्यान रखना, अगर आप मेरे इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से कंफर्टेबल नहीं है और आप में से कोई अगर ट्यूशन पढ़ रहा है और वहाँ ट्यूशन वाले मेथड से आप कंफर्टेबल है, तो प्लीज गो विद दैट मेथड, उसी मेथड से करना आप एग्जाम में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही वाला मेथड ठीक है, दूसरे वाले मेथड गलत है। कंफ्यूजिंग है थोड़े से वो, लेकिन ठीक सब वो भी है। तो ओमेगा कितना निकल कर आया, ओमेगा निकल कर आया वाई बाय आर ई स्क्वायर रूट में। और फिर से वही कहानी, ओमेगा को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स वाई बाय, अरे वाई तो है ही नहीं, वाई कहाँ से ले लिया मैंने, बातों बातों में देखिए गलत कर रहा हूं मैं। और आप भी देखो चुप बैठे हो, कोई तो हाथ उठा दो, कोई तो थम्स डाउन करके दे दो। वाई तो कैंसिल हो गया, ये जी है, ये जी है, जी बाय आर ई। और अब आपका टाइम पीरियड निकल जाता है कितना, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई बाय जी सेकेंड। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का भी टाइम पीरियड इंफिनिटी नहीं है। इंफिनिटी नहीं है, सर्टेन फाइनाइट वैल्यू है। सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, वैल्यू वो कितनी है, सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज किस किस की, फॉर आर ई एंड जी। आर ई फिक्स है 64,000 किलोमीटर और ये जी 9.8 है। मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और टी का निकल कर आएगा ये आंसर। रेडीमेड आंसर में उठा लेता हूँ, टी का आंसर है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। इन्फिनिटी नहीं है टाइम पीरियड, इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का भी इन्फिनिटी नहीं है। इनफैक्ट इट हैज अ सर्टेन वैल्यू 84.6 मिनट। अच्छा एक बात और देखो जरा ध्यान से, अगर आपने सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ ले ली इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से लंबी भी कोई लेंथ ली जा सकती है क्या, इन्फिनिटी से भी लंबी कोई लेंथ ली जा सकती है क्या, इन्फिनिटी से लंबी कौन सी लेंथ बनेगी भाई, इन्फिनिटी से ज्यादा लेंथ तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पर 84.6 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। 84.6 मिनट से ज्यादा किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पर नहीं हो सकता। किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाए, मून पे पहुंच जाए, तो वहां की रेडियस और वहां का ग्रेविटेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पर वो डिफरेंट आएगी उसकी वैल्यू। लेकिन अर्थ पर 84.6 मिनट से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं हो सकता, कितना भी लंबा आप सिंपल पेंडुलम बना लें। अच्छा एक क्वेश्चन है आप सबसे ही, देखते हैं किसे याद है। ये जो फिगर निकल कर आई ना 84.6 मिनट, ये कुछ पहचानी भी सी लग रही है मुझे, कहीं और भी हमने इस फिगर को फाइंड आउट किया था, कुछ पहचाना वैसा लग रहा है नंबर ये है आपका, ये है, यही फिगर आती थी हमारी, किसमें आई थी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के बहुत पास ऑर्बिट करने वाला। मतलब यह है कि किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट से कम नहीं हो सकता, कितना भी क्लोज हो। जितना दूर जाएगा सैटेलाइट अर्थ से उतना ही बड़ा टाइम पीरियड होगा, लेकिन जो बहुत क्लोज सैटेलाइट था उसके लिए भी 84.6 मिनट से कम का टाइम नहीं हो सकता। कोई भी पूरे अर्थ का चक्कर 84.6 मिनट से कम में नहीं लगा सकता।
कोई भी मतलब सैटेलाइट जो एक बार आपने लॉन्च करके छोड़ दिया, उसका फ्यूल नहीं खर्च हो रहा है, ईंधन उसका इंजन बंद है, वो कम से कम 84.6 मिनट में चक्कर लगाएगा। और यहाँ भी टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लाइन भी 84.6 मिनट ही आता है। एक बार दो बार शायद, ये दो बार अभी ये फिगर और आने वाली है आपके सामने।